नमस्कार दोस्तों वीडियो में जो ये शख्स आपने अभी देखा है, ये देश का कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, और जिस तरह से इनका वेलकम किया जा रहा है, इन्होंने इतना बड़ा कोई काम भी नहीं किया। तो फिर ये है कौन? दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन इन्हीं सपनों की चमक के पीछे अंडरवर्ल्ड का अंधेरा भी छिपा हुआ है। 1970 के दौर में मुंबई की हर गली, हर मोहल्ले पर किसी न किसी गैंग का कब्जा जरूर था, और इसी अंधेरे से निकलकर एक नाम सामने आया था, अरुण गवली। और इस वीडियो में आपने जिस शख्स को देखा है, ये वही अरुण गवली है, एक गरीब का बच्चा जो जब बड़ा हुआ तो मुंबई का हर आदमी उसको प्यार से डैडी कहने लगा। मुंबई के दिल पर राज करने वाला एक ऐसा आदमी जिसने पुलिस और नेताओं तक को चुनौती दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं आपको अरुण गवली की दास्तान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव गांव में हुआ। हालांकि दोस्तों, कहते हैं कि मूल रूप से जो गवली के घर वाले थे, उनके पिताजी गुलाब राव, वो जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले थे, और काम की तलाश में जो है वो 1950 के आसपास जो है मुंबई आकर बस गए थे। दोस्तों, गवली का पूरा नाम अरुण गुलाब अहीर था। वो अहीर जाति से संबंध रखते थे, जो कि गायों को पालती है और दूध बेचने का काम करती है। परिवार की खराब फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए गवली ने जो है 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया और अपने जो पारिवारिक काम था दूध बेचने का, उसको करने लगा। तो दूध बेचते हुए जब वो मुंबई की गलियों और मोहल्लों में फिरा, तब उसने मुंबई के लोगों को करीब से पहचाना, क्योंकि दोस्तों उस टाइम मुंबई जो है वो कॉटन मिलों का शहर हुआ करता था। इसलिए बाद में गवली ने जो है बरेल, चिंचपोकली, कॉटन ग्रीन्स, पायकुला के जो मिल्स है उनमें कई सालों तक काम भी किया। लेकिन दोस्तों 1970 के आसपास जब मास स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स की वजह से ये जो कॉटन मिलें हैं ये बंद होने लगी, तो वो लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। और इसी दौर में अरुण गवली की मुलाकात उसके स्कूल के दोस्त रामा नाइक से हुई। दोस्तों, रामा नाइक जो है वो अब अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गैंग बना चुका था और वो क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। बेरोजगार गवली और उसके भाई किशोर गवली को पैसे कमाने का ये जो तरीका है ये बहुत आसान लगा, और उन्होंने भी जो है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर लिया। 1970 के मुंबई के अंडरवर्ल्ड के दौर में करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन जैसे जो डॉन है वो मुंबई पर राज कर रहे थे। गवली ने भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का फैसला लिया। इन्हीं को देखते हुए गवली ने भी जो है इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का फैसला लिया। शुरू में अरुण गवली और उसके भाई किशोर गवली ने पार्शनाथ नाम के गैंगस्टर के साथ काम करना शुरू किया, जो मुंबई के ही पायकुला इलाके में मटका यानी के जुआ और इलीगल जो शराब का काम है वो करते थे। लेकिन जैसे ही अरुण गवली के हाथ में थोड़ी सी पावर आई, उसने ये जो पूरा मटका गैंग है इसके ऊपर कब्जा जमाने का सोचा, जिसके चलते उसकी पार्शनाथ के साथ दुश्मनी हो गई। पार्शनाथ के साथ टकराव के चलते उसने रामा नाइक से हाथ मिला लिया, और इन दोनों ने जो है एक तीसरे गैंगस्टर बाबू रश्मि के साथ मिलकर BRA नाम की एक गैंग बनाई। दोस्तों, ये जो BRA है वो बाबू रश्मि, रामा नाइक और अरुण गवली के ही नामों के पहले अक्षर से लेकर बनाया गया था। ये जो नया गैंग है ये अग्निपाड़ा, परेल, सात रास्ता, पायकुला, लालबाग और मझगांव तक एक्टिव थी, जो कि सारा ये एरिया ये सेंट्रल मुंबई के अंडर पड़ता था। और दोस्तों, इसी टाइम क्या था कि बिहार और यूपी समेत नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे मजदूर जो है वो मुंबई की कॉटन मिलों में काम करने के लिए आते थे। नॉर्थ इंडियन लोगों की ज्यादा संख्या होने के कारण इधर जो है महाराष्ट्र के जो लोकल लोग थे उनको काम मिलना बंद हो गया था। इसी कारण से महाराष्ट्र के जो लोकल लोग हैं वो इन बिहारी या यूपी के लोगों से नफरत करने लगे थे, वो इनसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और इसी तरह दोस्तों, जो BRA का एंटी गैंग था यानी बायकुला गैंग, जो जिसको मोहन सरमलकर लीड करते थे, उसमें दोस्तों मोहन सरमलकर तो खुद महाराष्ट्र का था, लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले थे जैसे पार्शनाथ पांडे, कुंदन दुबे, राज दुबे, ये जो लोग हैं ये नॉर्थ इंडिया के थे, और इनकी जो है गवली के साथ बनती नहीं थी यार। ये मान लो कि BRA गैंग के साथ दुश्मनी थी। इन्हीं के साथ दुश्मनी के चलते तो गवली ने जो है ये BRA गैंग बनाया था। सरमलकर की गैंग को कमजोर बनाने के लिए उसने एक चाल चली। उसने लोगों के
दिलों में जगह बनाने के लिए सरमलकर की जो गैंग है उसको भैया गैंग कहना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ इंडिया में तो जो भैया है वो बड़े भाई को कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो भैया शब्द है वो एक तरह से यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करने के लिए बोला जाता है। गवली का कहना था कि बायकुला गैंग जो है वो बिहारी या भैया लोगों की गैंग है, वो उनको मुंबई से बाहर फेंक कर ही दम लेंगे। और कहा तो ये भी जाता है कि शिवसेना का जो नारा था भैया भगाओ मुंबई बचाओ, वो गवली से ही इंस्पायर्ड था। गवली ने लोकल लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए अपनी बीआरए गैंग का नाम बायकुला कंपनी कर दिया, ताकि लोग उसको ही इलाके का असली दादा समझे। अब दोस्तों इन दोनों गैंग्स की जो दुश्मनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी रमा नाइक का जो भाई है अरविंद नाइक, वो कुंदन दुबे की बहन के साथ प्यार में पड़ गया। और जब ये बात कुंदन दुबे को पता चली तो उसने एक दिन बीच सड़क में ही अरविंद नाइक को पीटना शुरू कर दिया। और जब उसके छोटे भाई उमाकांत नाइक ने अरविंद को छुटाने की कोशिश की तो जो कुंदन दुबे है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने चाकू से मार मार कर उमाकांत नाइक की वहीं पर हत्या कर दी। इस बात से रमा नाइक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। गवली का जो गैंग है वो बायकुला गैंग से बदला लेने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया और यहीं से शुरू हुआ दोनों गैंग के बीच में गैंग वार। दोनों एक दूसरे के आदमी को मारते रहे। गवली की गैंग ने एक एक करके बायकुला गैंग के आदमियों को मारना शुरू किया और आखिर में पार्शनाथ पांडे को भी मार दिया गया। ऐसे ही करते करते एक दिन लास्ट में मोहन सरमलकर को भी उन्होंने मार दिया। लेकिन कुंदन दुबे जो है वो रमा नाइक के हाथों से बच गया और वो मुंबई छोड़कर भाग गया। अब दोस्तों बायकुला गैंग जो थी उसके जो मटका गैंग इलीगल गैम्बलिंग करते थे वो लोग जो है उन्होंने अब कुछ ने तो जो है ये धंधा छोड़ दिया और कुछ ने जो है वो गवली को ज्वाइन कर लिया था। और इस गैंग को खत्म करने के साथ ही गवली ने जो है सेंट्रल मुंबई के अपने इलाके में अपनी धाक जमा दी थी। अब वो यहाँ पर इलीगल शराब का कारोबार, मटका गैम्बलिंग और एक्सटॉर्शन करके पैसे कमाने लगा। इस एरिया में अब उसका दबदबा होने लगा। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो है एक बार रमा नाइक को जो है पकड़ लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में ही उनकी जो मुलाकात है वो राजन नैयर यानी बड़ा राजन से हुई। बड़ा राजन जो है वो दाऊद इब्राहिम का आदमी था और बड़ा राजन के साथ दोस्ती करके रमा नाइक ने जो है दाऊद के साथ रिलेशन बना लिए थे। और दूसरी तरफ पठान गैंग ने जो है मन्या सुरवे के साथ मिलकर दाऊद के भाई शब्बीर की जो हत्या की थी, दाऊद उसका बदला लेना चाहता था। 1984 में दाऊद ने जो है पठान गैंग के अपने सबसे बड़े दुश्मन और करीम लाला के भतीजे समद खान और उसके भाई अब्दुल रहीम खान को गवली की गैंग की सहायता से मार दिया। 1984 से 1988 तक बायकुला कंपनी जो है वो दाऊद की हर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका साथ देती थी। दाऊद जो है पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया, लेकिन उसका जो क्राइम का कारोबार है वो अब भी मुंबई में जारी था। और दाऊद के साथ काम करते करते गवली ने जो है दोस्तों रियल एस्टेट में भी अपना हाथ जो है वो जमा लिया था। दरअसल दोस्तों होता क्या था कि पुलिस जो है रियल एस्टेट जैसे सिविल मामलों में उस टाइम तक इतना दखल नहीं देती थी और ये जो गैंगस्टर टाइप के लोग होते थे इनका जो है एरिया में दबदबा होता या लोग इनसे डरते थे और ये जो लोग हैं ये इस चीज का फायदा उठाते थे। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स का किसी दूसरे के साथ प्रॉपर्टी या जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग उनके जो है डिस्प्यूट को सुलझाने में उनकी मदद करते थे अपने दबदबे के कारण या डर के कारण। किसी एक को वो लोग जो प्रोटेक्शन दे देते थे और उनका जो दूसरा जो है वो डर के मारे उनके साथ समझौता कर लेता था और ये लोग जिसका साथ देते उससे ये जो है बदले में पैसा या फिर प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे या उससे ले लेते थे। यही सेम काम जो है गवली ने किया। उसने भी अपने दोस्तों या अपने जो साथी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके डिस्प्यूट्स को सुलझाकर उनकी जो प्रॉपर्टी या पैसे हैं अपने पास रखना शुरू कर दिया था और जिसके कारण गवली ने जो है बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। अब दोस्तों एक दिन क्या हुआ, 1988 में रमा नाइक का जो है दाऊद का ये खास आदमी शरद शेट्टी उसके साथ किसी जमीन की डील को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया और जब ये बात दाऊद तक पहुंची तो दाऊद ने जो है शरद शेट्टी का साथ दी। रमा नाइक जो अब तक दाऊद का खास बना हुआ था और उसका जो है साथ दे रहा था, वो सोच रहा था कि दाऊद जो है उसका साथ देगा, लेकिन दाऊद ने शरद शेट्टी का साथ दिया जिसके कारण रमा नाइक जो है बहुत गुस्सा हो गया और उसने दाऊद की वहीं पर बेइज्जती कर दी। वहां पर तो दाऊद ने कुछ नहीं किया, लेकिन दोस्तों कुछ ही महीनों बाद 1988 में ही रमा नाइक को एक फर्जी पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है।
कहा जाता है कि इस एनकाउंटर के पीछे दाऊद का हाथ था। गवली जो है वो रामा नाइक को अपने भाई से भी बढ़कर मानता था, इसलिए जब उसको दाऊद की इस साजिश का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसकी जो है दाऊद की डी कंपनी के साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों गैंग एक दूसरे के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। रामा नाइक की मौत के बाद बायकुला जो कंपनी थी उसके ऊपर पूरी तरह से गवली का कब्जा हो गया और वो इस गैंग को अपने घर दगड़ी चौल से ही ऑपरेट करने लगा और दगड़ी चौल जो है वो गवली के क्रिमिनल एम्पायर का हेडक्वार्टर बन गया। दगड़ी चाल गवली के लिए एक सुरक्षित किला था। तो पुलिस से बचने के लिए गवली ने अपने घर के अंदर बहुत सारे सीक्रेट टनल्स बनवा रखे थे। उसने यहाँ तक कि दीवारों, अलमारी और बेड के अंदर भी छिपने की जगह बनवाई हुई थी ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित घर से बाहर निकला जा सके। और दोस्तों, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए गवली ने उस कारपेंटर को भी मरवा दिया था जिसने उसके घर ये सीक्रेट जगह बनवाई थी ताकि घर के बाहर किसी को भी उसके सीक्रेट पता न हो। इसके बाद दोस्तों, गवली को जो है पुणे की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की जुबैदा मुजावर से प्यार हो गया। लेकिन जब गवली ने जुबैदा से शादी का प्रस्ताव उसके घर वालों के सामने रखा तो दूसरे धर्म के होने के कारण उसके घर वालों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद दोनों ने जो है अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली और जुबैदा ने जो है अपना धर्म बदल लिया और वो आशा गवली बन गई। वहीं दूसरी तरफ जो गवली का दाऊद के साथ गैंगवार चल रहा था उसमें बाबू रश्मि, अशोक जोशी और गवली के बड़े भाई किशोर गवली की भी जो है मृत्यु हो चुकी थी। इससे गवली को बहुत ज्यादा धक्का लगा, वो बौखला गया और उसने गुस्से में आकर दाऊद से बदला लेने की सोची। लेकिन दाऊद जो है वो पहले ही मुंबई से बाहर था। तो दोस्तों, गवली ने जो है अपने भाई और दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को 20 जुलाई 1992 को उनके ही होटल के अंदर दिन दहाड़े मरवा दिया। इससे दाऊद जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और अब मुंबई में जो है गैंगवार अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों गैंग्स एक दूसरे के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे और कुछ ही महीनों में दोनों ने एक दूसरे के 24 आदमियों को मार दिया था। अब दोस्तों, जैसे ही 1993 के मुंबई ब्लास्ट हुए और उसमें दाऊद का नाम आया तो दाऊद की जो डी कंपनी थी उसमें भी जो है कम्युनल डिस्प्यूट हो गया। दाऊद का राइट हैंड कहा जाने वाला छोटा राजन दाऊद को छोड़ गया और वो मलेशिया चला गया। यही वो टाइम था जब मुंबई में कोई भी बड़ा जो डॉन है वो नहीं था, क्योंकि दोस्तों वरदराजन जो है वो मुंबई छोड़कर साउथ में चले गए थे। हाजी मस्तान ने जो है क्राइम की दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स की दुनिया अपना ली थी। पठानों की जो पावर है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। दाऊद वैसे ही मुंबई छोड़कर दुबई में था। इस टाइम पर गवली ही एक ऐसा डॉन था जो मुंबई में था और मुंबई में ही अपने जो क्राइम का कारोबार है वो कर रहा था। वो मुंबई छोड़कर नहीं गया और इसी का फायदा गवली का हुआ। वो मुंबई छोड़कर नहीं गया, वो मुंबई में ही रहा, वो मुंबई के लोगों के बीच में रहा, जिसके कारण लोग उसको प्यार करने लग गए, वो लोगों के दिलों में बस गया। गवली जो है वो दगड़ी चौल से अब एक पैरेलल सरकार चलाता था। लोग उसके पास उसके घर पर अपनी समस्याएं लेकर आते थे और गवली जो है वो एक राजा की तरह फैसले लेता था और लोगों की समस्याओं को सुलझाता था। अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो कभी कभी लोगों को नौकरी भी दिलवाता था और वो मुंबई की चौल में रहने वाले गरीब लोगों की काफी ज्यादा मदद करता था, जिसके कारण उसकी जो छवि है वो एक रॉबिन हुड जैसी बन गई थी। और यही कारण है कि लोग उसको प्यार से डैडी कहने लगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डॉन, भाई या भाऊ महाराष्ट्र में बहुत सारे हुए, लेकिन गवली एक ऐसा डॉन था जिसको लोगों ने प्यार से डैडी कहा। डैडी कहलाने वाला जो है गवली अकेला ही डॉन है। गवली के पास 1000 शूटर्स की जो है टीम थी और गवली इनको मंथली सैलरी देता था ताकि ये लोग जो है वो अपनी लॉयल्टी किसी दूसरे को ना दे। दोस्तों, गवली को जो है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण कई बार अरेस्ट किया गया, लेकिन एविडेंस के भाव में जो है उसको हर बार जमानत मिल जाती या वो बरी हो जाता, क्योंकि लोग उसके डर के कारण उसके खिलाफ कभी भी गवाही देने के लिए नहीं जाते थे। और जब एक बार शरद पवार के करीबी जियाउद्दीन बुखारी के मर्डर के केस में गवली को जेल हुई तो उसकी जो पत्नी है आशा गवली, उसने ही दगड़ी चौल से जो है उसकी गैंग को ऑपरेट किया। उसने दगड़ी चौल का जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसे के ऐसे बना के रखा जैसे गवली ने बनाया था, इसलिए लोग उसको भी जो है मम्मी कहने लगे। और इसी टाइम 1995 में जो है बाबरी मस्जिद के गिराने का मामला और 1993 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, इन सब कारणों की वजह से महाराष्ट्र में जो है कम्युनलिज्म
बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसी साल महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन भी थे। तो बाल ठाकरे ने अपनी एक रैली में अपने अपोनेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी भी जो है अब गवली के इन्फ्लुएंस का फायदा उठाना चाहती थी। और अपनी एक दूसरी रैली में बाल ठाकरे ने अरुण गवली और अमर नाईक को आमची मुले यानी हमारे बच्चे भी कहा था। बाल ठाकरे के मुंह से गवली का नाम सुनकर या गवली की तारीफ सुनकर लोगों में गवली की जो प्रतिष्ठा है वो और ज्यादा बढ़ गई। अब वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन समय के साथ ही दोस्तों अमर नाईक जो है वो शिवसेना के ज्यादा करीब चला गया और ये बात गवली को बहुत बुरी लगी। इसलिए उसकी जो दूरियां हैं शिवसेना से बढ़ने लगी और उसका शिवसेना से मोह भंग हो गया था और अब वो जो है सुपारी लेकर शिवसेना के लोगों को भी मारने लगा था। और इसके बाद जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई तो गवली को एनकाउंटर का डर सताने लगा। उसकी पत्नी आशा गवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस जो है वो दाऊद के इशारे पर गवली का एनकाउंटर कराना चाहती है। और इसी दौरान दोस्तों पुलिस ने भी जो है गवली को एक जेल से दूसरी जेल में कई बार को शिफ्ट किया। जैसे ही पुलिस गवली को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करती, गवली की जो पत्नी है आशा गवली वो पुलिस की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रखती थी ताकि फर्जी या एनकाउंटर जैसी कोई भी अगर स्थिति हो तो वो देख सके या वो ना हो सके। इसलिए आशा गवली जो है वो पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर चलती थी। और इसके बाद गवली को पता चला कि उसकी इस जेल शिफ्टिंग के पीछे बाल ठाकरे के करीबी जयंत जाधव का हाथ है और उसने जेल से ही जो है 30 अप्रैल 1996 को जाधव को भी मरवा दिया। और इसके साथ ही शिवसेना के ही एक एमएलए रमेश मोरे के मर्डर में भी गवली का हाथ पाया गया। इसलिए शिवसेना जो उस टाइम सरकार में थी उसने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि गवली की गैंग को खत्म किया जाए और गवली को महाराष्ट्र की सबसे सिक्योर जेल येरवडा में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों गवली ने जाधव की जो हत्या है वो इतनी सफाई से करवाई थी कि कोर्ट में कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिले, इसलिए वो जेल से बाहर आ गया। और अब गवली को समझ में आ गया था कि अगर उसको फर्जी एनकाउंटर से बचना है तो उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। जेल से बाहर आते ही उसने अखिल भारतीय सेना नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 2004 में गवली जो है चिंचपोकली विधानसभा से इलेक्शन में उतरा और वो बहुत ज्यादा वोटों से जीत कर आया। उसके बाद गवली की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों गवली एमएलए बनने के बाद दूसरे आम नेताओं की तरह एक कार में नहीं चलता था, वो एक मिनी बस में चलता था और इस मिनी बस में उसके साथ होते थे 15 से 20 बॉडीगार्ड। ये जो बॉडीगार्ड है ये वो लड़के थे जो कॉटन मिलों में काम करते थे, वो उन गरीब घरों के लड़के थे। गवली ने इन लोगों को काम दिया था या इनके परिवारों को पालता था, इसलिए ये लोग जो है बहुत ही मुस्तैदी के साथ गवली की हिफाजत करते थे। लेकिन दोस्तों एमएलए बनने के बाद गवली के पास सब कुछ था, फिर भी उसने क्राइम का रास्ता नहीं छोड़ा। वो सुपारी लेकर अब भी मर्डर करता रहा। उसको लगा कि अब वो पॉलिटिक्स में है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद ये घमंड उसके अंदर आ गया। 2007 में जब मुंबई नगर निगम के इलेक्शन हुए तो गवली जो है वो घाटकोपर से अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार अजीत राणे को किसी भी कीमत पर जितवाना चाहता था। और अजीत राणे के जो अपोजिट में शिवसेना ने जो उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था वो था एक बिजनेसमैन कमलाकर जामसांडेकर। लेकिन दोस्तों जब इलेक्शन हुआ तो कमलाकर ने अजीत राणे को बहुत कड़ी टक्कर दी और 367 वोटों से कमलाकर जो है वो जीत गया। और जीतने के बाद दोस्तों गवली को जो है कमलाकर के दुश्मनों से उसके मर्डर की सुपारी मिली। पैसे और पर्सनल दुश्मनी के कारण गवली ने जो है 2 मार्च 2007 को कमलाकर को मरवा दिया। मर्डर के जुर्म में पुलिस ने जो है गवली और उसके 15 साथियों को अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज हुआ। करीब 5 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो है गवली को दोषी पाया और उसको उम्र कैद की सजा हुई। 2009 में गवली ने जो है जेल से ही इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस बार उसकी पार्टी जो है बुरी तरह से हारी। उसके सभी कैंडिडेट्स हार गए। गवली के आजीवन कारावास से उसका जो क्रिमिनल एम्पायर है वो कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी जो दगड़ी चौल का इलाका था उसमें आशा गवली ने उसके इन्फ्लुएंस को जो है बरकरार रखा। गवली की उपलब्धियों का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके जीवन पर बनी हर एक फिल्म को लोगों ने जो है वो सराहा है। 2015 में गवली के जीवन पर बनी एक मराठी फिल्म दगड़ी चाल आई जो काफी चली। उसके बाद 2017 में हिंदी फिल्म डैडी आई जिसमें गवली का जो किरदार है वो
अर्जुन रामपाल ने निभाया था। ये सभी फिल्में जो है दोस्तों बहुत अच्छी चली। दोस्तों गवली ने जो है अपराधी से नेता बनने तक का सफर तय कर लिया था, लेकिन कानून का शिकंजा आखिर में कस ही गया। तगड़ी चाल का भी उसका साम्राज्य था और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया। करीब 17-18 साल जेल में रहने के बाद गवली जो है हाल ही में बेल पर जेल से बाहर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को उसको जमानत दी है और जैसे ही गवली बाहर आया तगड़ी चौल में मिठाइयां बांटी गई। लोगों ने उसका फूल मालाओं से स्वागत किया। लेकिन दोस्तों गवली की अब वो ताकत, वो डर, वो रुतबा अब पहले जैसा नहीं रहा। मुंबई बदल चुकी है और अंडरवर्ल्ड की चमक भी जो है वो अब फीकी पड़ चुकी है। दोस्तों अरुण गवली की कहानी से हमें पता चलता है कि पावर और डर से मिली सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। लोगों से डैडी कहलवाने वाला एक आदमी आज अपनी गलतियों के कारण एक कैदी है। याद रखिए, अपने सपने पूरे कीजिए, लेकिन ईमानदारी से, अपनी मेहनत के दम पर, सच्ची लगन से, सही रास्ते पर चलकर, क्योंकि क्राइम की दुनिया में अंत बहुत भयानक होता है। तो दोस्तों ये थी अरुण गवली, मुंबई के डैडी या डैडी ऑफ डॉन्स की दास्तान। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक किस्से मिलते रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।